हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं और जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, चेकआउट कर लेना। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नए तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कुछ ट्रिक वगैरह जिससे आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा सकते हो, वो सब कुछ भी सीख रहे होगे। तो अगेन इस वीडियो में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन मैं नए लेने वाला हूं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस नहीं करे हैं। तो अगेन इस वीडियो में कुछ बढ़िया सा हम लोग सीख रहे होंगे जो कि आप लोग अपने बोर्ड्स में अप्लाई कर सकते हो इससे रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके उसमें आया तो। और स्ट्रिक्टली जो भी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन हम लोग ले रहे होंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने नजर आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कम्युनिटी टैब में भी अपलोड करा हुआ था, वहाँ पे दिया हुआ था। तो जितने भी बच्चों ने उसे अटैम्प्ट करा था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर जो दिए थे वो गलत दिए थे। अब क्या करना है, कैसे करना है वो सीख लो। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं करा था तो बहुत ही नया क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, तो करने का तरीका देखना। कहता है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x+1 का होल स्क्वायर x+2 x+3, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज आने वाले हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो जीरोस क्या क्या हैं वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमें नहीं निकालने हैं। हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके हैं आपके पास। एक तो लॉन्ग मेथड, क्या करो x+1 का होल स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगाओ a+b का होल स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करो। आपके पास एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो कि x की पावर 4 में होगा। कहने का मतलब उसमें, उस पॉलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा डिग्री आपको देखने को मिलेगी वो 4 दिखेगी, यानी कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 4 आ गए। एक तो ये तरीका है। तो यहाँ पे हमारे पास सीधे कितना हो गया, सी, ऑप्शन सी हो गया 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हमारे पास पूछा गया, यानी सिलेबस में है, बट आपके सिलेबस में जीरोस से रिलेटेड है, यानी स्ट्रिक्टली बोला गया ना कि जीरोस से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं वो बताना, जीरोस क्या क्या हैं वो नहीं बताना। तो वो चीज़ तो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी हटी हुई है, बट क्या जीरोस हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जो कि ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो पहला तरीका क्या, आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। x की पावर 4 दिखेगी तो यानी कि 4 हो गया। अब देखो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब जीरोस कब बनता है, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिसको इसमें रखूं तो ये मुझे 0 बना के दे दे। अब =0 मैंने कर दिया, तो कैसे करते हैं, हमारे पास फैक्टर निकलते हैं ना। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपके पास अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के बाद दो हमारे पास फैक्टर निकलते तो एक एक करके 0 के बराबर रख देते हैं। यानी कि x = 1 मिल जाएगा, -2 1 मिल जाएगा, x -3, यानी कि ये दोनों क्या है, इसके लिए जीरोज हैं। आप रख दो यहाँ पे x की वैल्यू -2, पूरे को 0 बना देगा, यानी कि ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो देखो दो जीरोज तो मिल गए, ठीक है। बाकी तो देखो क्या होंगे। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर रख दिए, तो ये जो x+1 का होल स्क्वायर है इसको भी तो 0 के बराबर रखेंगे। अब मैंने उसे डायरेक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। देखो x+1 है ना, इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग क्योंकि पावर में है 2, तो x+1 × x+1, तो इस तरीके से तोड़ा जाएगा। तो ध्यान देना, ऐसे हमें तोड़ना है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक इसको 0 के बराबर तो x = -1, एक इसको 0 के बराबर तो x = -1। ठीक है, तो कुल मिला के ये गिनती के जीरोज कितने हैं, 4 हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको एक ही काउंट करोगे, ठीक है। तो हमें काउंट करने हैं कितने निकले हैं, तो कितने निकले हैं, 4 निकले। और क्या क्या निकले हैं वो भी निकाल दिए हमने एक्चुअली में, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या निकले, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कितने निकलने वाले हैं। तो दो मेथड, एक तो इस तरीके से, या फिर आप इसको सिंपल ओपन करो, आपके पास डिग्री दिखेगी, वो हमारा आंसर जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ इसको कभी कभार कहते हैं कि 3 निकलेंगे। 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि एक -2 देखते हैं, एक -3 देखते हैं और एक -1, इसको एक ही काउंट करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिया गया तो आपको इस तरीके से करना है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है ये भी। यहाँ पे हमसे कहता है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 3x माइनस, और ये सब कुछ जो भी है m के रिस्पेक्ट में ये एज अ कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। इसको मैं px कह देता हूँ, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज क्या होंगे ये हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन देता है, ये रहे 4 ऑप्शन, m, m+3, ये इस तरीके से हमारे पास गिवन है। अब देखो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक होने वाला है, यानी कि वो दोनों इसके जीरोज बनने वाले हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं m पिक कर देता हूँ। देखो m पिक करता हूँ, देखता हूँ कि किस में 0 मिल रहा है, m में 0 मिल रहा है या नहीं। तो m में 0 मिलता है तो यानी m हमारे पास 0 का काम करेगा।
तो x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे m रख दो, सिंपल सा होता है। तो m स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3m माइनस का m स्क्वायर, देखो मैंने इसको ओपन कर दिया, और माइनस का कितना 3m। चलो m स्क्वायर से तो m स्क्वायर गया, बट ये वाला जीरो नहीं बन रहा है। क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो m है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो नहीं बन सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है और सी है ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एम ही नहीं बन रहा, तो माइनस एम या फिर जो m+3 गिवन है उसको क्यों चेक करें, है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको हटाते हैं। अब देखो माइनस एम तो पक्का होने वाला है ना, अरे ये दोनों नहीं हो रहे तो इनमें से कोई ना कोई तो एक होगा, और उसमें मुझे माइनस एम दिख रहा है, तो आपको माइनस एम रख के चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ टाइम सेविंग टैक्टिक्स है जब आप लोग पेपर में बैठे हो, तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है, क्या चीज़ें रखनी है क्या चीज़ें नहीं रखनी है उसका थोड़ा आइडिया आपको रहना चाहिए। तो देखो मैं माइनस एम नहीं रखूंगा, माइनस एम मुझे पता है सीधे मुझे जीरो दे देगा, तो मैं जीरो रख देता हूँ। मैंने क्या करा, माइनस एम रखा हुआ है, ध्यान देना मैंने माइनस एम लगाया। भले ही यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट ये मान के चलो कि ये जीरो मिलना ही मिलना है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ m+3 या फिर नेगेटिव ऑफ m+3, तो मैं सबसे पहला जो ऑप्शन है उसके साथ चले जाता हूँ, यानी m+3 रख देता हूँ। अब मैं m+3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया m+3 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना यहाँ पे रख रहा हूँ m+3 का होल स्क्वायर। तो ओपन कर लेते हैं, m स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर से 9 + 3 2 कितना 6m। देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये है a+b के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, यही आएगा। अब माइनस का कितना 3, m की जगह सॉरी x की जगह पे कितना रखा है m+3, तो मल्टीप्लाई कर लो तो -3m और -3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे तो एज इट इज़ ओपन कर लो, माइनस का m स्क्वायर माइनस का 3m। देखो सब कुछ कैंसिल आउट, माइनस से ये कैंसिल आउट, इससे ये गया 6m - 3m कितना होता है 3m, और पीछे से -3m = कितना 0। तो इसका मतलब -m और m+3 इसके लिए क्या करेंगे, जीरोस का काम करेंगे। अगला वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, MCQs चल रहे हैं, यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये कुछ टाइम हमें अगर सेव करना चाह रहे हो तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग जोड़ तोड़ के देख सकते हो कभी भी बोर्ड पेपर में स्पेशली। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अगेन हमारे पास कहता है इफ़ वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी मैं px या fx कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे px लिख दिया, k - 1 x² + kx + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। हमसे कहता है इसका एक 0 - 3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। एक 0 - 3 है, इसका मतलब अगर इस -3 को जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे रख दिया जाए तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। सिंपल यही तो होता है जीरो का मतलब। तो अगर मैं p - 3 रखता हूँ तो k - 1 ये x की जगह पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ x की जगह पे -3 बना देगा इसे -3 के प्लस का 1 = कितना 0। बहुत ध्यान से x की जगह पे -3 रखना है और = रख देना है 0 के बराबर, जो कि आपको पता है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हैं 9k - 9 - 3k + 1 = 0। सॉल्व करते हैं 9 के -3 के कितना हो गया 6k, -9 + 1 -8 बनेगा, इसको = के उधर भेज देते प्लस का 8, k = 8/6, 2 4 2 3 4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे खासे ठीक ठाक आपके तैयार होने चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, एग्जैक्टली ये नहीं करा बट इससे मिलते जुलते सिमिलर क्वेश्चन करे हुए, और ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार वीडियोस में लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को पता रहे, ध्यान में रहे कि ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है इस तरीके का, और इसको करने का तरीका बेहद आसान है। ठीक है, तो क्या पैटर्न है, कैसे करना होता है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है इफ़ p एंड q आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx = x² - x - 4। हमने जनरली जो देखा हुआ है px के टर्म में देखा हुआ है, यहाँ पे fx लगा रहा है, तो बस कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और जब हम जीरोस की बात करते हैं हमें ध्यान में रहता है कि अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में होता है, बट यहाँ पे p और q के रिस्पेक्ट में दे रहा है। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसके बाद हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p + 1/q - pq = कितना होगा ये बताओ वगैरह। ठीक है, करते हैं। हमें पता है सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना होता है c/a होता है। तो बस इसी बात का यहाँ पे यूज़ करना है। अल्फा और बीटा की जगह पे बस कितना हो जाएगा, p और q हो जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे pq और यहाँ पे p × q का। तो इस तरीके से कुछ रखना है, देखते हैं। देखो p + q सबसे पहले निकाल लेते हैं, p + q सम कितना होता है -b/a, नेगेटिव पहले से, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है तो -1/a कितना है 1, तो ये बन जाएगा सिंपल प्लस का 1। pq = कितना होता है c/a होता है, c मेरे पास कितना पड़ा है -4 पड़ा है, सिंपल लिख दिया। अब क्या करोगे, अब देखो मुझे pq रखना है, अगर pq रखना है तो ये तो सिंपल -4 यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, 1/p + 1/q की ज़रूरत पड़ने वाली है।
इसको कैसे निकालते हो देखो, 1 और 2 को डिवाइड कर लो, यानी लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे पी क्यू इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन माइनस का 4। अब देखो ये क्या होगा ना, ये इसके साथ और इसके साथ डिवीजन में जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4। पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, तो ये मिल गया मेरे पास कुल मिला के 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4। दैट्स इट। अब हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये चीज़ मिल गई, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये हो गई माइनस का 1/4 और माइनस पी क्यू की जगह पे माइनस का 4, तो हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 1। एलसीएम ले लो, सिंपल 4, ये हो गया -4 प्लस 16 माइनस 1 कितना 15/4। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 15/4 वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि कैसे करना है, अगर जिनको नहीं पता था तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं बोर्ड में, तो इसे नोट डाउन ज़रूर अच्छी तरीके से कर लेना। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी आसान है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है जो हमें रिमेंबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर हम जितना डीप जाएंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा और लेंदी होता जाएगा, जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। इसको 11th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर बात करते हैं। कहता है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज़ एन अपवर्ड पैराबोला इफ़। हमारे पास कुछ कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, a इक्वल्स टू 0 या फिर नन ऑफ दिस। तो एक बात तो आपको नोट डाउन कर लेनी है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म का है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक पैराबोला बनेगा। अब आपके कोर्स में रिलेटेड जो भी है वो है एक तो अपवर्ड पैराबोला और एक है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब इसका जो मुंह होगा या फिर मैं कह सकता हूँ फेस, ये ऊपर की तरफ को क्या होगा, ओपन होगा। तो ये 2 पैराबोला के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं। दूसरा है डाउनवर्ड पैराबोला ना, यानी कि इसका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा, ओपनिंग वो नीचे की तरफ होगी। तो 2 पैराबोला मैंने यहाँ पे भी बना दिया। तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला का एग्जाम्पल। तो आपसे रिलेटेड जो पूछा जाएगा इन्हीं 2 से रिलेटेड होगा और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पूछने वाले। कंडीशन ध्यान में रखना, इस कंडीशन को थोड़ा याद रख लो। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको डाउट हो कि ये कैसे मिल रहा है, तो अगेन वो थोड़ा सा गहराई में उतर जाएंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे कोर्स में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कंडीशन क्या है। तो देखो, जब भी आपके पास अपवर्ड पैराबोला बने, यानी जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है, तो वहाँ कंडीशन रहती है a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अपवर्ड की बात हो रही थी, तो जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा। तो बस इसको रट लो, एक तरीके से आपको याद रखना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। दूसरा है डाउनवर्ड पैराबोला, इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर केस बेस्ड में पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a लेस देन 0। बस 2 कंडीशन है, इनको याद रखना है और आपके 1 मार्क्स पूरे होने वाले हैं ना। तो अपवर्ड भी हो गया और डाउनवर्ड पैराबोला दोनों हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो इस क्वेश्चन से हमें यही सीखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास x² प्लस ax प्लस b, इस फॉर्म का ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें बताना है कि इस नेगेटिव, अच्छा जीरो क्या है, एक जीरो है, दूसरे का नेगेटिव है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव वगैरह, इस तरीके से चेंजेस लाके हमसे पूछता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना ना, जब भी आपके पास ऑप्शंस जो हैं थोड़े से लेंदी हैं, देखो यहाँ पे ज़्यादा है कंप्लीट स्टेटमेंट वगैरह, तो ऑप्शंस बाद में चेक करना। पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे जो भी कंक्लूजन है वो निकाल लो। कहने का मतलब x² प्लस ax प्लस b है, इसमें मेरे पास एक रूट कहता है कि दूसरे रूट का नेगेटिव है। अगर इसका रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, -3 होगा। तो अगर मैं एक अल्फ़ा कह देता हूँ तो जो दूसरा है यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव अल्फ़ा होगी। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म में इसके मैंने रूट लिख दिए। अब क्या होता है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम कर देते हैं, ये हो गया -अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है, यानी कि ये वाला टर्म नेगेटिव का यानी -a अपॉन a में कितना है, इसका 1 ही है, यानी ये वाली टर्म इसके कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस माइनस कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना, -a। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है, कुल मिला के 0 आ गई। ठीक है, a हमारे पास 0 रहने वाला है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये कुछ इस शेप का होगा, x² प्लस b। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू नेगेटिव अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन a के बराबर। तो c कौन है, यहाँ पे b का काम कर रहा है, तो b अपॉन a तो हमारे पास 1 पड़ा ही है। ठीक है, माइनस ऑफ प्लस माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर है, तो नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू b हो गया। इस नेगेटिव को इधर भेज देता हूँ तो ये माइनस का b हो गया।
ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रख लो। अब देखो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर टर्म है, देखो इसे लीनियर टर्म कहेंगे क्योंकि इसके पास ये जो x वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर टर्म कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल में हमें पता चल रहा है कि जो लीनियर टर्म है वो तो जीरो होने वाली, यानी वो होगी ही नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास दो ऑप्शन है आखिरी के, इनको डिस्कार्ड कर दो। देखो इसमें क्या कहता है, कैन हैव लीनियर टर्म, लीनियर टर्म होगी इसके बाद की बात ही नहीं करते, यहाँ पे कहता है लीनियर टर्म है, बट हमें पता चल रहा है कि लीनियर टर्म तो होने ही नहीं वाली, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है और लास्ट में पॉजिटिव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। तो होंगे कौन से, हैज़ लीनियर टर्म, यहाँ पे नो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ठीक है हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, या फिर हैज़ लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। इन दो में से एक चीज़ होने वाली है। अब एक और बात, कांस्टेंट के बारे में पता कर लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट क्या हमारे पास b है, ये b क्या रहने वाला है, अगर ये पता चल जाएगा ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। और इस तरह की क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपसे हो सकता है ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाए वो इसी तरीके के क्वेश्चन हो। मैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोगों के पास वो इस जनरल फॉर्म देगा और वहाँ पे इसी तरीके से छेड़छाड़ करते हुए हमारे पास इस तरीके से लेंदी क्या गिवन होंगे, ऑप्शंस गिवन होंगे, वहाँ पे हमें छांटना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, घबराओ नहीं। तो अभी फिलहाल क्या है मेरे पास, ये मिला। देखो b क्या है ये पता करना है, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, अंडर रूट लगाते हैं ना, मुझे परफेक्ट अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट नेगेटिव b। अब हमें पता है कि अंडर रूट 4 मुझे वैल्यू देता है 2, बट अंडर रूट -4 हमारे लिए अभी क्या है, नॉट डिफाइंड है। कुल मिला के बात यह है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना, देखो ये नेगेटिव पड़ा हुआ है अभी, तो इसका मतलब मुझे b क्या लेना पड़ेगा, मुझे b नेगेटिव का लेना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, b नेगेटिव लूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कैसे, मैं फॉर एग्जांपल ये माइनस पड़ा हुआ है, b की वैल्यू -3 ले लेता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। हालांकि रूट 3 है, मुझे पता नहीं है, बट b जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। इतनी कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ना वो ठीक हो जाएगा। कैसे, देखो रीड करो, कहता है हैज़ नो लीनियर टर्म, ठीक है लीनियर टर्म नहीं होने वाली, a 0 आ रहा था, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो b है वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो दैट्स इट। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर a है वो ठीक हो जाएगा। तो इतनी बात को नोट डाउन करो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने नजर आ रहा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना गलती कहाँ पे होती है वो भी मैं बताऊँगा। कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। अब हमें ये बताना है कि कितने पॉलिनोमियल होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो जीरोज, एक है -2 और एक है 5। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे हमारे पास जिनके -2 और 5 जीरोज होंगे। ध्यान से सुनना, जीरोज बोला है, ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं बोला है। कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे ये काम कर दे, क्या कर दें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, हम क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बना देते हैं ना। अगर हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पड़ा है तो बनाते हैं, बट अभी फिलहाल तो ये हमारे पास क्या है, जीरोज हैं, सिर्फ जीरोज हैं। तो इसको करोगे कैसे, इसको करने का सिंपल लॉजिक है, देखो ध्यान से समझना। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, जैसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x² + 2 + 4 = 0, मुझे नहीं पता इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस अभी आप समझने के लिए पर्पस से देखो। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं और हमारे पास क्या होता है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, 0 हटा देता हूँ, तो x + 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और x - 2 इस तरीके से मुझे मिल गया। इसके क्या होते हैं, फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक करके 0 के बराबर रखते, तो x = -1 मिलेगा और x = 2 मिल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, जीरोज ही तो होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट उल्टा चलना है। हमसे कहता है x = एक है -2 और एक मिल रहा है x = 5, यही तो जीरोज हैं। अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो x + 2 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये x - 5 का हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं एक तरीके से इस क्वेश्चन के लिए। तो x + 2 x + 5 इनको एक एक करके 0 के बराबर रखा होगा, जहाँ से x की वैल्यू -2 एक 0 मिल रहा होगा और x की वैल्यू +5 दूसरा 0 मिल रहा होगा। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो यहीं तो पहुँचेंगे। यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस क्वेश्चन के लिए जिसके जीरोज ये हैं उससे रिलेटेड एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। तो वही निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x² माइनस का 5x + 2x -5 2 = 10, मल्टीप्लाई करने सब्ट्रैक्ट करने पे ही हो जाएगा -3x माइनस का 10। अब देखो बच्चे कहाँ पे मिस्टेक होती है, एक और मिस्टेक मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल निकल गया, हमने इतना काम कर लिया, इतनी मैंने बातें आपको बता दी। अगर आपको इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं करा हुआ था तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना, कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि सर इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक पॉलिनोमियल तो निकाल दिया, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है, ऑप्शन ए टिक मार लिया। अब ये जो ऑप्शन है ना ये गलत हो गया। क्यों हो गया, समझना इस बात को। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल निकल रहा है
और इस पॉलिनोमियल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखना, 2 से मल्टीप्लाई करूँ रैंडमली, 2x² माइनस 6x माइनस का 20, ये दूसरा पॉलिनोमियल आ गया। ये दूसरा है ना, ये पहला है, ये दूसरा, ये डिफरेंट है इससे, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो इस केस के लिए ये जो नया पॉलिनोमियल है, ये दोनों इसके लिए भी जीरोस का काम करने वाले, यानी कि आप -2 उठा के यहाँ रखना, इसको 0 कर देगा, आप प्लस का 5 यहाँ उठा के रखना, इसको 0 कर देगा। तो यानी कि ये -2 और 5 इसके लिए भी 0 का काम कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, आपके पास जो भी पॉलिनोमियल निकला है, इसको किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग पॉलिनोमियल बनते रहेंगे। ऐसे कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट बना सकते हो। आपके पास बहुत सारे कांस्टेंट पड़े हुए, कुछ भी रख दो, आपके पास बहुत सारे पॉलिनोमियल बन जाएंगे जिनके जीरोज -2 और 5 रहने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वगैरह तो कुछ गिवन नहीं है। क्या गिवन है? सिर्फ एक बात, मोर देन 3। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा ठीक आंसर माना जाएगा। मोर देन 3 का मतलब क्या है? 3 से आगे कितने भी होते रहे, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट बोलते हैं तो इनफाइनाइट को टिक मार रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इतनी बात को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने नजर आ रहा है, कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। कहता है अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनका पैटर्न एक ही होता है। कहने का मतलब, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने 5 से 6 या फिर 10 भी क्वेश्चन अगर आप करके ले जा रहे हो और इससे रिलेटेड इसी टाइप का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दिया जाए बोर्ड में, तो वो आप करके ले जाओ, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहने वाला। पैटर्न कहने का मतलब, आपके पास मैक्सिमम केस में फॉर्मूले ही लग रहे होंगे। फॉर्मूले कौन से वाले? a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में मैं लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग सोचोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इसी तरीके से मुझे जाना है और आपने एक ही बार में सॉल्व कर दिया। तो ऐसी बात नहीं कि मैंने एक ही बार में सॉल्व कर दिया, पहले मैंने इसको रफ में काम करा है, थोड़ा देखा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें ठीक बैठ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस एकमात्र ऑप्शन है आपके पास, जितने ज़्यादा हो सके इस तरीके के क्वेश्चन लगा सकते हो। और अगर आपने लगा दिए तो बोर्ड में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपके पास पूरे के पूरे मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगेन वही सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो पैटर्न क्या है देख लो। जैसा कि मैंने कहा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस तरीके से लाना है। अब एक दिमाग लगाओ कि अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे लेकर आ सकते हो। अगर यहाँ पे 2 और 2 होता ना, यानी कि α² प्लस β², तो हमारे पास इतना दिमाग तो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर α² प्लस β² प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा होता है। तो ये जो वैल्यू नज़र आ रही है, ये हम निकाल सकते थे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब इसी फॉर्मूले में आप एक काम करो, α² प्लस β² का होल स्क्वायर लिख दो। क्या दिक्कत है? जब आप इसको ऐसा लिखोगे तो देखो कैसा ओपन होने वाला है, ये कुछ ऐसा ओपन होने वाला है। अल्फ़ा की पावर 4, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना, तो 2 2 कितना 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है, प्लस कितना 2 α² β², 2 α² β² है ना। 2ab होता है, तो a कौन है? α², b कौन है? β² है। अब आप कहोगे कि हमको तो सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है, हमें इतना ही चाहिए। हम एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ α² β² इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से इसे हटा दिया। तो अब देखो, अगर आपने ये चीज़ सॉल्व कर दी, ये वाली चीज़ अगर आपने सॉल्व कर दी, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। और यही हमें तो फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? आप पहले तो सम निकाल दो, यानी कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा करते तो कितना होगा? माइनस का b/a होगा। और अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा करते तो कितना होता है? c/a के बराबर होता है, ठीक है। जब ये है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। फिर 2 इसके ऊपर चल जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया। फिर अल्फ़ा बीटा की जो c/a वैल्यू वो यहाँ ले जाके पुट कर दी जाएगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बचता है ये वाला α² प्लस β²। अब अगेन देखो, α² प्लस β² की जगह पे आप यहाँ से वैल्यू उठा सकते हो। देखो अल्फ़ा प्लस, ध्यान से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, α² प्लस β², इसको चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, शायद दिख ना रहा हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू α² प्लस β² प्लस का 2α बीटा होता है। मुझे ये चाहिए सिर्फ, है ना, यही तो भरना है यहाँ पे, ये चाहिए। तो इसको इधर ले जाके मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और ये इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने ये रखा है। कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। देखो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें मिल कहाँ से रही हैं? अल्टीमेटली वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगेन बता दूँ कहीं पे आया तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, यहीं से कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है ना, माइनस का बी अपॉन ए है, तो सीधे यहाँ पे उठा के रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया? बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना है? सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए रखा, इस पूरे का कितना? होल स्क्वायर, इसको नहीं बोलना है, माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना? सी अपॉन ए, तो स्क्वायर कर देंगे, सी स्क्वायर अपॉन कितना? ये भी ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इतनी चीज़ हमारे पास पूरी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन इसे बनाना है। तो बनाने के लिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये आपको पता है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए से ए डिवाइड, तो 2ca इसका होल स्क्वायर और अपॉन होल स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन में कितना? ए स्क्वायर। देखो ना, ये स्क्वायर में है पूरा का पूरा, तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए की पावर 4 हो जाएगा। अब एलसीएम अगर मैं लूँगा ए की पावर 4 आएगा, जो बड़ा होता है वो आता है, तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस ये इसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर बचेगा जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक आ रहा है। देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस का 2 दिस अपॉन दिस। तो इसके बाद जो भी है वो बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो एक और बार रिवाइंड करना, थोड़ा समझ में आ जाएगी। खुद से लिखना शुरू करो। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि अगर वीडियो देखकर आप लोग समझ जाओगे, समझ तो जाओगे आप लोग, उसके बाद अगर आप पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप सॉल्यूशन या फिर वीडियो देखने बैठ रहे हो, आपने PDF अटेम्प्ट कर ली या फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन नहीं पता चला, तो उसको नोट डाउन भी करते हुए चलना। तो ऐसी गलती मत करना कि सिर्फ देख रहे हो। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके का भी पूछ सकता है। एक ट्री बना हुआ है और वहाँ पे काइट अटकी हुई है, तो एक ट्रायंगल टाइप की वहाँ पे कुछ बन रही है लाइन। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये कहता है द स्ट्रिंग ऑफ काइट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ, जो स्ट्रिंग है यानी कि वो जो लाइन जैसी जा रही ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? अब दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? जैसा कि मैंने बताया अभी अभी इसी वीडियो में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। अब वो अपवर्ड भी बन सकता है, डाउनवर्ड भी बन सकता है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब 2x + 3 हो गया, 2y - 3 हो गया, 2 या फिर 3x - 4 हो गया, यानी कि जिसमें डिग्री कितनी है? 1 है। y = दिस ऐसे करके भी हो सकता है, या फिर p y = ऐसे करके भी हो सकता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक है और डिग्री एक है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। और उसकी जो ग्राफ बनती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा, मतलब कि उसका पॉलिनोमियल कैसा रहा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो दो बातें हैं, इन दो बातों को ध्यान में रखना, दैट्स इट। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा बनता है कैसा नहीं बनता वो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, अगेन बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है। कहता है According to Newtonian mechanics demonstrates that the displacement of an object in free fall यानी कि ऊपर से अगर किसी बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ से कोई बॉल हमने फेंक दी तो वो फ्रीली नीचे गिर रही होती है, तो उसी को फ्री फॉल कहते हैं। इस गिवन बाय द रिलेशन, एक रिलेशन कहता है S = ut + ½ at²। कुछ याद आया क्लास 9th में? क्लास 9th के साइंस में जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन करके हम लोग पढ़ रहे होते, 3, उसमें से तीसरी वाली है। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, U का मतलब रहता है हमारे पास, गिवन भी रहेगा आपके पास क्वेश्चन में, गिवन भी है। U का मतलब है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब है टाइम और A का मतलब है एक्सेलरेशन। तो कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, तो देख लो, थोड़ा सा लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कहता है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। ये रहा हमारे पास, इसकी टर्म में एक्सप्रेस की गई है। एक क्वेश्चन बना देता है यहीं पे, कहता है Assume a ball is released from rest at the top of a building measuring 8.25 मीटर, 8.52 मीटर। ठीक है, 8.52 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट है। मान लेता हूँ ये रही मेरे पास बिल्डिंग, यहाँ से एक बॉल फेंकनी है, फ्रीली फेंकनी है। ठीक है,
अब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ना, u कहते हैं जिसे, वो जीरो रहेगी, है ना। ये चीज़ हमने करी हुई है फिजिक्स में, u हमारे पास जीरो होगा, सिंपल है। s हमारे पास कितना होगा, 8.52 मीटर होगा, क्योंकि s वही है ना, हाइट कितना ट्रैवल करा, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो कितना ट्रैवल करा वही हमें निकालना है, मतलब s की वैल्यू चाहिए, तो 8.52 हमारे पास वो हो जाएगा। इसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दैट बॉल टू रीच द ग्राउंड, ये बॉल ग्राउंड पे पड़ने पे कितना टाइम लगा रही होगी, हमें t फाइंड आउट करके देना है, t फाइंड आउट करके देना है। इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो। देखो s की जगह पे मैंने रखा 8.52 इजिकल्स टू, u तो मेरे पास जीरो है ना, u इंटू जीरो, t को कितना बनाएगा, जीरो बन जाएगा, प्लस हाफ इंटू t मुझे फाइंड आउट करना है, t स्क्वायर कर देता इंटू a की वैल्यू। अब देखो a कितना होगा, a का मतलब है एक्सेलरेशन। अब आप बिल्डिंग पे खड़े हो और वहाँ से आपने बॉल फेंकी तो वो फ्रीली गिरती है ना, उस पर कोई आपने फोर्स वगैरह नहीं लगाया, आपको ऐसे ही छोड़ दो वैसे ही गिर जाती है। उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने सीखा होगा, जी से डिनोट करते हैं, जिसे स्मॉल जी से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई रिपीट, ये चीज़ आपने ऑलरेडी करी हुई है, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो बस इतनी सी बात है। तो इसको इसमें रख देते हैं, ये हो गया 9.8, और इन सारी बातों को आपको जस्ट सॉल्व करना है। देखो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 8.52 इंटू 2, और 9.8 को इधर डिवीजन में, इधर टी स्क्वायर पड़ा हुआ है, अंडर रूट लगा देना, सॉल्व करना। सॉल्व करके आपको 1.32 सेकेंड निकल के आ रहा होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ 1.32 सेकेंड निकल के आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह अगर मैं करने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आपके हाथ में है कैलकुलेशन, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, और देखो किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इतनी बातों को नोट डाउन करो, और आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो, और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दो। काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।